नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है। फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस होती हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, हम नोट से पढ़ेंगे, हम बुक से पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, अलग अलग इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्सेस टाइप्स में आती हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, नाम आपने देख लिए हैं। पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इट इज़, और आपने याद कहाँ से करना है, आपने याद से करना है, इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल फोर्सेस बीइंग अ लॉन्ग रेंज। एक तो अंडरलाइन कर लें, ये वीकेस्ट फोर्स है। जितने भी बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गई, तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूर है इसका डिस्टेंस, और ये इन्फिनिट डिस्टेंस, बहुत दूर डिस्टेंस पे है, इसलिए ये वीकर है। वीकर एंड वीकर फोर्स है। तो 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये वीकेस्ट फोर्स है और तीसरा इसकी लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेट के बारे में। किसी भी मैग्नेट के ऊपर हम कॉइल लिपेट दें, उसको वो बन जाएगी सोलेनाइड। फिर उसको बैटरी से अटैच कर दें, करंट से हम गुजारें, करंट ऑन करें, तो वो जो अब मैग्नेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है, इसके दरमियान भी एक फील्ड होती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। It is a force that causes the interaction between electric charge particle. इलेक्ट्रिसिटी इसके इर्द गिर्द होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कम अंडर दिस कैटेगरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों, यानी मैग्नेट की भी फोर्स, अब नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली भी फोर्स आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ रही है, मैग्नेट फोर्स भी आ रही है, मैग्नेटिज्म भी आ रहा है। तो मतलब दोनों फोर्स इकट्ठी कंबाइन इसके अंदर आ रही है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेज है, इनका जो फील्ड है बहुत दूर तक है। द एरिया इन विच दीज फोर्सेज एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो एरिया जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पड़ा होगा, जहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स होगी, तो वो जो फील्ड होगी इसके आसपास, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि जाहिर है करंट अब जिस चीज़ के अंदर आए, मैग्नेट के अंदर आए, तो वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हमारी चौथी फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी पहली फोर्स है, ये उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है। दिस फोर्स काज ऑल केमिकल रिएक्शंस। इट बाइंड, एक तो ये एटम्स को, जितने भी केमिकल रिएक्शन फिर हो रहे होंगे, तो अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी वहाँ पे, तो ये एटम्स को बाइंड कर देगी, मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर देगी, क्रिस्टल्स को बाइंड कर देगी। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इट पॉसिबल टू काज फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सरफेस इन रिलेटिव मोशन। तो ज़ाहिर है जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मूव कर रही होंगी, तो उनके दरमियान ये फ्रिक्शन भी काज कर देगी। इसकी वजह से रगड़ वाली फोर्स भी पैदा हो सकती है, रगड़ भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फिर कौन सी होती है? न्यूक्लियस की फोर्स। इट होल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियर टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर 2 किस्म के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, मतलब न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो, ये यहाँ पे एक बात आ रही है, पॉजिटिव, अब प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव जहाँ पे पड़े होंगे, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस भी जनरेट होंगी। तो ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर देगी, उनके ऊपर गालिब आ जाएंगी। इट ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब इसका डिस्टेंस बहुत कम है, और इसका ऑर्डर देखें, इसकी वैल्यू देखें, 10⁻⁻14 मीटर तक इसका है। ये अंडरलाइन कर लेंगे, MCQs है, इंपॉर्टेंट है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज, अगर हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें बियॉन्ड दिस रेंज, इस रेंज से, तो वो फोर्सेस जो है सीजेस टू एक्ट, वो फिर ख़त्म भी हो सकती है, सीज हो सकती है। यहाँ पे सीजेस का मतलब क्या है कि अगर हम न्यूक्लियस से दूर ले जाएं, तो न्यूक्लियस के दूर ले जाएं, तो वो जो फोर्स होगी उसका असर जो है ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल पॉजिटिव वाले भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं, तो अगर हम नेगेटिव पार्टिकल को दूर ले जाएं, तो वहाँ पे भी जो है इसकी फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का ये भी एक बनता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, पहले थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो न्यूक्लियस की फोर्स थी, वो जो है
वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है? जो न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब जब वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है? जब हम न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सक्यूट द बीटा पार्टिकल। जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं न्यूक्लियस को, तो कुछ उसके बीटा डीके उसका होता है, उसके पार्टिकल्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकल जाते हैं अलग से, और फिर वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इन दिस प्रोसेस अ बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। एंड अनचार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? जिनको एंटी न्यूट्रॉनो भी कहते हैं, इमिटेड। जाहिर है न्यूक्लियस है, तो अगर न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो उसमें से बीटा पार्टिकल भी निकलेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, उसमें से प्रोटॉन भी निकल जाएंगे, उसके एंटी न्यूट्रॉनो पार्टिकल भी निकल जाएंगे। इन अदर वर्ड्स we can say that due to weak nuclear force radioactive decay of atoms occur। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर की फोर्स वीक होती है, तो इसकी वजह से रेडियो एक्टिव डिके एटम का अकर हो जाता है। हाउएवर, अच्छा एक बात आपको मैं बताऊं, न्यूक्लियस को जब भी तोड़ते हैं तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। हाउएवर वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये स्ट्रॉन्गर ही होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब ग्रेविटी किसी हद तक बहुत ज़्यादा वीक है, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग है बट वीकर देन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की आप कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कंपैरिजन इस वीक न्यूक्लियर फोर्स का ग्रेविटी से कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसका आप कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से तो ये वीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्सेज ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर अंडरलाइन कर लें, 10⁻⁻17। वीक न्यूक्लियर फोर्स का ऑर्डर जो है, रेंज जो है वो -17 मीटर वाली है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वाली जो है वो -14 वाली है। ये ज़रा याद रखिएगा। यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट था डॉक्टर अब्दुल सलाम, दूसरा शेल्टन ग्लेशो था, स्टीवन वेनबर्ग था। उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 में फ़िज़िक्स में। उन्होंने कहा था यूनिफिकेशन का वैसे मतलब होता है मिला देना, यानी ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही हैं। यानी यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है, यूनिफिकेशन का मतलब है मिला देना। उन्होंने वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मिला के एक फोर्स का नाम दिया था, यानी जिसको नाम दिया था इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स से इलेक्ट्रो और वीक न्यूक्लियर से वीक फोर्स, उन्होंने वीक उठाए थे, तो ये कलेक्टिवली इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया था इन दोनों फोर्सेस को। यानी ये दो फोर्सेस जो हैं वो हर जगह एग्जिस्ट कर रहे थे, इन दोनों फोर्सेस को मिला के एक फ़ोर्स का नाम दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इनकी जो एनर्जी होती है, जहाँ पे ये हो रही होती है, तो वहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स एंड पे अटैच है, नोट्स देख लीजिएगा, हेडिंग्स बना लीजिएगा। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।